वर्ष 2022 यानी कैलेंडर ईयर 2022 म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, इक्विटी म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी खराब साल रहा। इन 2022 में इन वर्ष में इक्विटी फंड्स के सारे सेगमेंट्स ने, करीब करीब सारे सेगमेंट्स ने या तो सिंगल डिजिट रिटर्न दिए या नेगेटिव रिटर्न दिए। केवल दो ही सेगमेंट्स ऐसे थे, सेक्टरल फंड के, बैंकिंग और पीएसयू, जिन्होंने डबल डिजिट में रिटर्न दिए। और यदि नेगेटिव रिटर्न की बातें करें तो सेक्टरल फंड का टेक्नोलॉजी फंड ने -23% का नेगेटिव रिटर्न कैलेंडर ईयर 2022 में दिया। लेकिन अब यदि हम ईयर 2023 की बातें करें तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की बातें की हैं यहां हमने। यदि एनुअल ईयर यानी 2023 से लेकर 24 अगस्त 2023 तक की बातें करें तो लार्ज कैप ने अभी तक 9.54% का रिटर्न दिया है, लार्ज एंड मिड कैप ने 14.55% और मिड कैप ने 18.9% और स्मॉल कैप ने 21.73%। हमने केवल इंपॉर्टेंट 4 सेगमेंट्स को लिया जो मेन सेगमेंट्स हैं, हालांकि बाकी सेगमेंट्स का भी रिटर्न काफी बेहतर है। अब यदि पिछले एक साल यानी 24 अगस्त 2022 से लेकर 24 अगस्त 2023 तक की यदि बातें करें तो इन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में से लार्ज कैप ने 11.11% का रिटर्न दिया है, लार्ज एंड मिड कैप ने 16.49% का रिटर्न दिया है और मिड कैप में 21.66% और स्मॉल कैप में 25.5%। और बता दूं, इन एक वर्षों में करीब करीब सारे इक्विटी फंड्स के सेगमेंट ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं, किसी ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। केवल 2 फंड है, टेक्नोलॉजी फंड और ईएसजी जो सेक्टरल फंड है, इन्होंने सिंगल डिजिट का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। मैं फिर रिपीट कर दूं, पिछले एक साल में करीब करीब सारे सेगमेंट्स ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं एक्सेप्ट 2 फंड्स, 2 सेक्टरल फंड्स, दैट इज टेक्नोलॉजी फंड और ईएसजी फंड, और किसी ने नेगेटिव रिटर्न, चूंकि सबों ने डबल डिजिट रिटर्न दिया है तो नेगेटिव रिटर्न का कोई सवाल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस परिस्थिति में कि 2022 का रिटर्न काफी खराब, 2023 का रिटर्न काफी बेहतर और पिछले एक साल का भी रिटर्न काफी बेहतर, तो हमें अगले 5 सालों में म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न लेने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी फॉर्मूला अपनाना चाहिए। और आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि वो कौन से सूत्र हैं, 5 सूत्र हैं जिस पर हम भरोसा करके म्यूचुअल फंड में अगले 5 सालों में अच्छे रिटर्न पा सकते। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीजें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम इस बात का जिक्र कर लें कि स्टॉक मार्केट के मूवमेंट के बारे, इंडियन स्टॉक मार्केट के मूवमेंट के बारे में, इसके ग्रोथ के बारे में किस किस फोरम ने क्या क्या एस्टिमेशन किया हुआ। इट इज ओनली बिकॉज कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है उसके सेंसेक्स पे। और इस बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव बजाज की जो सीएमडी है बजाज कैपिटल के। उनका कहना है कि सामान्य अवस्था में जितना जीडीपी होता है मार्केट ग्रोथ करता है उसका 2 टाइम्स। मीन्स यदि जीडीपी 5% है तो वो मानते हैं कि स्टॉक मार्केट ग्रोथ करेगा 10% के हिसाब से। और इसका मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा कि लोगों ने जीडीपी के बारे में क्या उम्मीदें लगा रखी हैं। और इस बारे में द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ने ये कहा है, ये अंदाजा लगाया है कि कैलेंडर ईयर 23 और 24 में इंडिया का जीडीपी 5.8% और 6.7% रहेगा। लेकिन यदि इसको मैं करेक्ट मानूं, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगले 5 साल में यदि 5 to 6% का भी जीडीपी हिंदुस्तान का रहता है, इन बिटवीन 5 and 6%, जो कि हम बहुत कंजर्वेटिव माने हुए हैं, इट माइट बी मोर देन 7% यदि हम एवरेज निकालेंगे तो, लेकिन पता नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसको 5 to 6% माना है। तो हाँ, तो उसके हिसाब से मार्केट जो ग्रो करेगा वो 10 से 12% के बीच नेक्स्ट 5 ईयर्स में ग्रो करेगा। इसका मतलब एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इसका जो बीएसई सेंसेक्स होगा ये इट इज अराउंड 98,000 to 1,04,000 के आसपास होगा। इसी के बारे में अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरी ग्रुप ने कहा है
उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया का सेंसेक्स ये 1 लाख इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में टच करेगा। इसका मतलब कि हम इसके अंदाज से हमने ये अंदाजा लगाया कि अगले 5 साल में सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट 1 लाख को टच करेगा। तो इस परिस्थिति में हमें वो कौन से स्ट्रेटजी फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमें म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। हमें म्यूचुअल फंड में अगले 5 साल में अच्छा रिटर्न चाहिए। इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्ट्रेटजी कि हमने, जैसे मैं बार बार चर्चा करता हूं कि मैं लमसम इन्वेस्टमेंट में कभी विश्वास नहीं करता। मैं या तो एसआईपी या एसटीपी जो भी सूट करे उसके हिसाब से करना चाहिए। और हमने माना कि एसआईपी जो आम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है थ्रू एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यदि आपकी एसआईपी है इसको कंटिन्यू करें। समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट का ग्रोथ यदि अपवर्ड मूवमेंट होता है तो कॉमन इन्वेस्टर्स एसआईपी करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही मार्केट गिरता है वो पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग का रूल्स है कि आप सस्ते में खरीदें महंगे में बेचें, लेकिन हम नॉर्मल कोर्स में इसका जस्ट उल्टा करते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो पैसे हम निकालना शुरू कर देते हैं। सो इन एनी केस, बिकॉज एसआईपी का ये एडवांटेज है कि यदि मार्केट अप डाउन होगा तभी इसका एवरेजिंग काफी बेहतर होगा। यदि केवल मार्केट बढ़ता ही रहेगा तो आपको इससे बेहतर रिटर्न नहीं मिलेंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में आप एसआईपी को कंटिन्यू रखें, चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए। दूसरा स्ट्रेटजी है, दूसरी फार्मूला जो है वो है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी या हम कह सकते हैं कि आप एसआईपी में इंक्रीमेंटल अमाउंट बढ़ाएं एवरी ईयर। जैसे यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। आप बिजनेस में तो कुछ न कुछ ग्रोथ हमेशा हर साल होता है। यदि आपने फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए की एसआईपी की हुई है, अगले साल कोशिश करें कि 5 से 10% जितना हो सकता है उसके हिसाब से उसको स्टेप अप करें, सो दैट यू कैन गेट ए बेटर रिटर्न। बिकॉज मार्केट ग्रो कर रहा है, ये 65,000 के आसपास से करीब करीब 1 लाख के आसपास पहुंचेगा तो निश्चित रूप से वो मार्केट कभी ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। तो आप स्टेप अप जब करेंगे तो आपको एवरेजिंग काफी बेहतर होगी। सो ट्राई टू स्टेप अप द एसआईपी। तीसरी बातें, स्मॉल कैप और मिड कैप। यदि आपकी उम्र 45 साल 20 से 45 साल के आसपास है तो आपको अपने रिस्क परसेप्शन के हिसाब से, रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपी करनी चाहिए। आपका जो कंसंट्रेशन हो वो अधिक एसआईपी, यदि आपकी उम्र कम है 30 से 35 साल तक है तो एसआईपी में कंसंट्रेशन अधिक हो। यदि 35 साल से ऊपर है तो मिड कैप में अधिक हो। और यदि आप 50-55 साल के ऊपर हो गए हैं तो आपका कंसंट्रेशन लार्ज कैप में अधिक होना चाहिए, मिड कैप में उससे कम और स्मॉल कैप में सबसे कम। तो ये ध्यान रखें कि आपका डाइवर्सिफिकेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए आपके एज के हिसाब से। बिकॉज रिस्क टॉलरेंस लेवल बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके एज पे कि आपके फ्यूचर में कितने लॉन्ग स्पेन हैं लाइफ के, उसके हिसाब से इसका डाइवर्सिफिकेशन आप हमेशा करें। नेक्स्ट है टॉपअप। टॉपअप में ध्यान रखें, टॉपअप का वर्ड आपने काफी नॉर्मल सुना होगा, खासकर जब मोबाइल का हम रिचार्ज कराते हैं टॉपअप कराते हैं। इसका मतलब जो भी एसआईपी आप कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि मार्केट ऊपर नीचे हमेशा होता रहेगा। ये कभी नहीं होगा कि हमेशा ये ऊपर ही जाए या हमेशा नीचे ही जाए। इसलिए चूंकि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए जब मार्केट लगे कि मार्केट नीचे चला गया तो आप एसआईपी तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे जाए तो उस टाइम कुछ अमाउंट ओवर एंड एबव योर एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी जो भी है ओवर एंड एबव यदि आपके पास लमसम हो तो उसको आप इन्वेस्ट करें उस टाइम, सो दैट कि एडवांस जो मार्केट जब नीचे गया है उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि आज न कल मार्केट ये फिर ऊपर जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, टॉपअप एक काफी बेहतर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिसको अंदाजा होता है कि अब मार्केट नीचे आ गया है, अब मार्केट शायद अधिक नीचे ना जाए, और यदि अधिक नीचे भी जाता है तो मार्केट फिर कभी न कभी ऊपर तो जाएगा। हो सकता है टाइम अधिक कम हो सकता है, इसलिए टॉपअप जरूर करें। और आखिरी, जो आपको कोई एडवाइजर या कोई यूट्यूबर्स या समान रूप में काफी कम यूट्यूबर्स बताएंगे कि ऑलवेज गो फॉर डायरेक्ट प्लान। इसमें डायरेक्ट प्लान में यदि 5 साल 7 साल का एसआईपी कराते हैं या लमसम भी कराते हैं तो इसका जो डिफरेंस होता है रेगुलर प्लान और
डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंसेस का इट वेरीज फ्रॉम 1% टू, या यू कैन से 0.02 0.2% टू 1%। सो आप डायरेक्ट प्लान ही हमेशा लें, और यदि आपको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में मालूम है, अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट, आपको इन चारों तरीकों को, इन चारों फॉर्मूला को अपनाना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस या रिटर्न काफी बेहतर हो। तो हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, अंतिम निर्णय हमेशा इंडिविजुअल का होता है, बिकॉज उनकी कई सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं डिसीजन लेने में कि ये डिसीजन ले या न लें। इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा आपका। लेकिन मैं ये समझता हूं ये चारों तरीके जो हैं यदि आप अपनाएंगे तो शायद आपको बेहतर रिटर्न म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड में जरूर मिलेंगे। थैंक यू।